जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का टॉपिक होगा भारत में जलवायु कैसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये जो वर्षा किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, टॉपिक का नाम है भारत में जलवायु। टॉपिक का नाम क्या है? भारत में जलवायु। तो यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आपको क्या करना है, पेन उठाना है और उन शब्दों के माध्यम से हम परिभाषा बोलेंगे, उनका अर्थ बोलेंगे। तो आप क्या उनको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में जलवायु, पहला शब्द है यहाँ पे मौसम और जलवायु। तो अगर आपसे ये पूछे कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, तो आपको ये बताना है कि मौसम की जो अवधि है 2-3 महीने या 1-2 दिन, यानी कि इसका जो अवधि होती है मौसम की वो अल्प होती है। और मौसम के एक लंबी अवधि को कह सकते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल भी कह सकते हैं। तो मौसम की लंबी अवधि को जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम की जो एक क्या कहते हैं, ये जो अवधि होती है अल्प समय, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो ये सब क्या कहलाती है? ये मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम। खासकर जैसे पूछेंगे कि आपके यहाँ जो मौसम कैसा है, तो मौसम क्या 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है। ये आपका मौसम होता है। तो आपको ये याद रखना है कि मौसम और जलवायु दोनों का अर्थ एक ही है। ये मौसम जो है अल्प अवधि के लिए होता है और जलवायु जो है एक लंबी अवधि के लिए होता है। ये चीज़ आपको लिखना है अपने कॉपी पे। ये आपको याद रखना है, अल्प अवधि के लिए, और ये क्या है? लंबी अवधि के लिए। ये आपका होता है मौसम। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा शब्द है उष्ण मानसूनी जलवायु। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है उष्ण मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्ण मानसूनी जलवायु। ये भारत की कैसी है? ये भारत की जलवायु है कैसी है? उष्ण मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध है और आपका उष्ण कटिबंध है। तो भारत में किस प्रकार के जो वन आपके पाए जाते हैं या फिर कटिबंध किस प्रकार के पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरी है और कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों को क्या है, ये काटती है या फिर वहाँ से गुजरती है। तो ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। इसकी ट्रिक भी है गुच्छम, झाप, तिमरा। क्या है ट्रिक? गुच्छम, झाप, तिमरा। तो इन 8 राज्यों के माध्यम से कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरी है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो आपके कटिबंध पाए जाते हैं, तो वह हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या होगा आपका? शीतोष्ण कटिबंध। जबकि कर्क रेखा के नीचे दक्षिण में जो आपके कटिबंध पाए जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। तो ये भी आपको लिखना है कि कर्क रेखा के उत्तर के कटिबंध को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कह दें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण में, ये उत्तर में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शब्द है मानसून प्रस्फोट। क्या है आपका? मानसून प्रस्फोट। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे पहले मानसून जो आता है, कहाँ पे आता है? ये केरल में आता है। तो केरल में जब मानसून आता है तो उस मानसून को क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोट। तो मानसून के आगमन को, भारत में मानसून के आगमन को केरल में मानसून आता है उसे क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में जो वर्षा, तो भारत में जो वर्षा कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो नंबर 1 है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो वर्षा है ये भारत में सर्वाधिक होती है, लगभग 74%। लगभग कितना? 74%। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती मानसूनी वर्षा। ये आपकी होती है 13%। कितनी होती है? ये आपकी होती है 13%। नेक्स्ट है आपका मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवर्ती वर्षा। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवर्ती वर्षा ये आपकी होती है कितना? ये 10%। कितना होती है? 10% होती है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी विक्षोभ। तो ये जो मानसून है आपका भूमध्य सागर से उठता है और ये ठंडी के मौसम में क्या उत्तर भारत में बारिश होती है, जो कि गेहूं की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसे वताग्री वर्षा भी कहते हैं। इसे वताग्री
वर्षा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वताग्री वर्षा भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वताग्री वर्षा कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि वर्षा मापी यंत्र क्या है, तो आपको याद रखना है रेन गेज। क्या होता है? रेन गेज जो है ये वर्षा मापी यंत्र होता है। इसे यूडोमीटर भी कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, वर्षा को मापा जाता है कि कितने सेंटीमीटर या फिर कितने मिलीमीटर आपकी वर्षा हुई है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो विश्व वर्षा होती है मासिन राम में होती है, उसको अभी हम आगे बताएंगे, तो बता ही दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए मेघालय में 3 स्थान है। एक आपका है गारो है, एक आपका है खासी है, और एक आपका है जयंतिया। ये मेघालय में क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? जनजातियां भी हैं और ये पहाड़ियां भी हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं। और ये जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में एक स्थान है आपका मासिन राम। क्या है आपका? मासिन राम। और मासिन राम जो है ये विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा आपकी कहाँ होती है? मासिन राम में होती है, और इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान क्या है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पे क्या है? आर्द्रता सर्वाधिक होगी। आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो आर्द्रता जैसे हम बात करें तो आर्द्रता को मापा जाता है तो वो हाइग्रोमीटर को, किससे? हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ये आर्द्रता को मापा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे हम कह दें कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ है। रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। और भारत इस सम्मेलन में जो है 1982 में शामिल हुआ है, और 2 फरवरी को इसका सम्मेलन 1971 में हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी 1997 को पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, और तब से अभी तक क्या है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि मनाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक आर्द्र जो भूमि है ये आपके किस राज्य में है? तो ये आपकी कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा भारत के गुजरात राज्य में है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आगे हम आते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ समुद्र के पास और समुद्र से दूर। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे नहीं, भारत के ऐसे राज्य जैसे हम कहते हैं महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। ये सब क्या है? ये समुद्र से लगे हुए हैं। कितने? ये जो सभी राज्य क्या समुद्र से लगे हुए हैं, और जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं वहां पे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि समुद्र के पास वर्षा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और जैसे जैसे जो है मानसून समुद्र से दूर होता जाएगा तो वहां पे वर्षा अपने आप ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। जैसे हम कह दें केरल से मानसून आता है, तो जो केरल से मानसून ये आपका आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इससे जो सबसे ज्यादा जो वर्षा किस राज्य में होती है? ये केरल साइड में होती है। फिर धीरे धीरे अपने यहाँ यूपी में आता है, तो यहाँ पे जो वर्षा है कि और कम होने लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब मानसून समुद्र से की ओर से उठता है, जो तटीय राज्य है तो वहां पे क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और फिर धीरे धीरे स्थल की ओर जितना दूर जाएगा तो वर्षा की जो मात्रा है धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यही 2 बिंदु लिखे हैं, समुद्र के पास वर्षा सर्वाधिक होगी, और समुद्र से जितना दूर होता जाएगा वर्षा धीरे धीरे उतनी कम होती जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे, एक पॉइंट बनता है कि भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्दी के मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चक्रवात के केंद्र में। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। और चक्रवात के चारों ओर क्या होता है? उच्च वायुदाब। ये भी आपको याद रखना है। चक्रवात कहाँ पे आते हैं? ये समुद्र में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन, तो आपको ये समझना है जैसे उत्तर भारत में जो मानसून आता है
जून जुलाई के महीने में दक्षिण पश्चिमी मानसून ये आपका आ जाता है, जून जुलाई में आ जाता है और लगभग सितंबर अक्टूबर में क्या है ये वापस जाने लगता है। जब किसी क्षेत्र में मानसून आने के बाद जब वापस जाने लगता है या फिर मानसून खत्म होने लगता है, तो जब मानसून खत्म होने लगता है ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मानसून का निवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून का निवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रियावली, और ब्रियावली जो है और लेह लद्दाख, तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे गर्म स्थान और ये भारत में सबसे क्या है, ठंडा स्थान। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में सबसे जो गर्म राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे ठंडा जो स्थान है लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये चक्रवात आया है और ये क्या कहते हैं, आगे हम पवन के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है, एक आपका एनीमोमीटर और एक आपका है वायुदाब बैरोमीटर। क्या होगा आपका, बैरोमीटर। तो एक आपका है एनीमोमीटर और एक आपका है बैरोमीटर। तो एनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है, ये आपको याद रखना है कि हवा की गति या फिर पवन की गति को किससे मापते हैं, तो आपको याद रखना है एनीमोमीटर। जबकि एक शब्द और है विंड वेन, कुछ लोग इसको वाइंड वेन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो विंड वेन क्या है, पवन की दिशा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये पवन की दिशा को मापता है, और जबकि एनीमोमीटर क्या है, पवन की गति को मापता है, और ये क्या, वायु दाब को मापता है, वायु दाब। तो तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि विंड वेन पवन की दिशा को मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। अब देखिए बैरोमीटर जैसे यहाँ पे आया है, तो ये आपका बैरोमीटर है, क्या है आपका, बैरोमीटर, और इसके अंदर क्या है, ये तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है, कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन बनती हैं। क्या, एक कंडीशन ये बनेगी जब बैरोमीटर में जो भरा तरल पदार्थ अचानक नीचे चला जाए। फिर दूसरी कंडीशन होगा कि धीरे धीरे नीचे जाए, और तीसरी कंडीशन ये बनेगा कि ऊपर उठे। तो बैरोमीटर जो होता है वायु दाब मापी यंत्र है, क्या है आपका, वायु दाब मापी यंत्र है, और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है ये जो होता है कि ये अगर अचानक नीचे चला जाए तो आपको याद रखना है कि मौसम आने की संभावना है या फिर चक्रवात आने की संभावना। क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि बैरोमीटर का जो तरल पदार्थ अचानक नीचे खिसक जाए, अचानक नीचे चला जाए या खिसक जाए तो संभावना हो सकती है। तो संभावना किसकी होगी, तूफान आने की संभावना है या फिर चक्रवात आने की संभावना है। दूसरा पॉइंट है आपका बैरोमीटर का जो तरल पदार्थ है अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो आपको याद रखना है वर्षा होने की संभावना है। तो वर्षा होने की संभावना कब होती है, जब बैरोमीटर का जो तरल पदार्थ धीरे धीरे नीचे जाता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और तीसरा आपका पॉइंट है अब नीचे चला गया है, वर्षा हो रही है, अब धीरे धीरे क्या तरल पदार्थ ऊपर उठेगा। अगर बैरोमीटर का तरल पदार्थ ऊपर की ओर उठ रहा है तो समझ जाइए कि मौसम साफ होने वाला है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका बिंदु है आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा जैसे हम जानते हैं कि केरल में जो मानसून है लगभग ये 5 जून के आसपास आ जाता है। ये माना गया है कि केरल में जो मानसून जो है आ जाता है कब, ये 5 जून के आसपास आ जाता है। लेकिन 10 से 20 मई या 15 मई के बीच जो है मानसून आने से पहले केरल में बौछार की हवा भी आएगी और हवा के साथ साथ हल्की फुल्की वर्षा भी होगी। उन्हें कहते हैं क्या, आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा भी कहते हैं और चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। मानसून के पहले बौछार यानी कि हवा युक्त वो वर्षा युक्त जो पवनें चलती हैं केरल राज्य में, कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे आता है, कर्नाटक में आता है। तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। अब इसका आम्र वर्षा क्यों नाम पड़ा,
तो इसलिए पढ़ा क्योंकि ये आम के पकने में सहायक होती हैं, ये आम के पकने में सहायक होती हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि आम्र वर्षा जो है किस राज्य में होती है, केरल में होती है। ये इसे हम कह सकते हैं मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा, मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा। और इसमें ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसमें क्या है यानी कि बारिश होगी तो थोड़ी थोड़ी बहुत क्या है ये वर्षा हो जाएगी। जैसे अपने यूपी में क्या होता है, कभी कभी देखा होगा कि मई के महीने में भी वर्षा हो जाती है। उसी प्रकार क्या केरल में भी क्या है जो मानसून से पहले वर्षा हो जाती है उसे क्या कहते हैं आम्र वर्षा कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये आम के पकने में सहायक होती है। अब देखिए फूलों वाली बौछार। अब फूलों वाली बौछार क्या है, इसका संबंध कर्नाटक राज्य से, इसका संबंध किससे है, तो आपको यहाँ पे राज्य भी लिखना है, ये कर्नाटक राज्य है, ये आपका क्या है केरल राज्य है। तो फूलों वाली बौछार जो है ये कर्नाटक में जब मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है बौछार के रूप में, ये कॉफी जिसे कहवा कहते हैं, कहवा की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जब ये वर्षा हो जाती है तो कहवा के फूल बहुत ही तेजी से अधिक मात्रा में खिल जाते हैं और कहवा का उत्पादन जो है ये बढ़ जाता है, इसलिए इसे कहते हैं फूलों वाली बौछार। क्या कहते हैं, फूलों वाली बौछार, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु है काल वैसाखी या फिर इसे कहते हैं बोडो ई चिला। तो ये तो आपको याद रखना है, ये असम में कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं, असम में कहते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, बैसाख के महीने में, भाई हिंदी का महीना है बैसाख और अंग्रेजी में घट बढ़ सकता है तो हम कह सकते हैं अप्रैल, और क्या कह सकते हैं थोड़ा बहुत मई वाला हिस्सा हो जाएगा। जैसे आजकल जो महीना चल रहा है क्या है, बैसाख ही चल रहा है। तो अप्रैल और मई के महीने में पश्चिम बंगाल और असम में डेली शाम को क्या है तेज हवाएं चलेंगी, और तेज हवाओं के साथ साथ क्या होगा, तेज हवाओं के साथ साथ वर्षा भी होती है। और इन वर्षा को, इन हवाओं को क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं। क्या है, काल वैसाखी कहते हैं। और ये बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। और डेली ये क्या है बंगाल की खाड़ी से उठ कर क्या है शाम को क्या है हवा भी तेज हवा में चलेंगी और वर्षा भी ये करती हैं। नेक्स्ट है आपका लू, है ना। तो लू जो है उत्तर भारत में चलती है। और किस देश में ये लू चलती है, हाँ पाकिस्तान में भी चलती है। भारत में जो इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा, तो आपको याद रखना है दिल्ली से पटना के बीच में, दिल्ली से पटना के बीच में। और भी अगर पूछे कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य में है, तो इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो यूपी राज्य में है। किस राज्य में है, यूपी राज्य में है। तो आपसे पूछेगा कि लू जो है कहाँ कहाँ पे चलती है, पाकिस्तान में चलती है। भारत में केवल उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ये हवाएं नहीं चलती हैं। भारत में इसका जो प्रभाव है ये दिल्ली से पटना के बीच में सर्वाधिक है। अगर केवल राज्य पूछता है तो आपको याद रखना है यूपी में इसका सर्वाधिक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हवाएं समुद्र की ओर हैं, हवाएं स्थल की ओर हैं। जो हवा यानी कि कहने का मतलब ये है समुद्र की ओर, तो आपको ये याद रखना है कि जैसे हम कह दें ये आपकी अब हवाएं स्थल की ओर हैं, ये हवाएं क्या है समुद्र की ओर। तो ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, ठंडी में जो हवाएं हैं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जबकि गर्मी में जो हवाएं हैं वो क्या है समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। तो ठंडी में क्या है ये स्थल से समुद्र की ओर, गर्मी में ये हो जाएंगी आपके समुद्र से स्थल की ओर हो जाएंगी। ये 2 पॉइंट आप क्या बना के लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका दैनिक तापांतर। तो दैनिक तापांतर का मतलब ये होता है कि दिन का तापमान अधिक हो और रात का तापमान कम हो, उसे क्या कहते हैं दैनिक तापांतर। तो पूछेगा कि सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर कहाँ पे है भारत में, राजस्थान के क्या है रेगिस्तान में है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। या वो किस जिले में आता है, जैसलमेर में आता है। तो जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं दिन का तापमान लगभग 48 के आसपास पहुंच जाता है, और रात में भी इसका जो तापमान लगभग 10-15 हो जाता है। तो इसलिए जो दैनिक तापांतर है ये सर्वाधिक कहाँ पे है, ये आपका है राजस्थान में है, ये भारत में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो कुछ संस्थाएं हैं इनका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहली आपकी संस्था है भारतीय मौसम विज्ञान। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ND फॉर नई दिल्ली, है ना।
तो आपको याद रखना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। दूसरा आपका है क्या? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है? ये आपका पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, ये आपका कहाँ पे है? बंगलुरु में है। कहाँ पे है? बंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला, तो ये आपका है बंगलुरु में। कहाँ पे है? बंगलुरु में है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे दैनिक तापांतर आया है। अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा सर वार्षिक तापांतर क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो आपसे फिर से बता दें कि जितने भी विश्व के जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ पे दैनिक तापांतर क्या होता है? ये सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछे कि वार्षिक तापांतर क्या होता है, तो वार्षिक तापांतर जो सबसे ये कम न्यूनतम, यहाँ पे वार्षिक तापांतर क्या होगा? न्यूनतम। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम होता है ये विषुवत रेखा पे। कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पे है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और जैसे हमने अभी बताया कि भारत में कहाँ पे? जैसलमेर। और कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बढ़िया टॉपिक है। आजकल आप पेपर में देख रहे हैं, जैसे एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, तो क्वेश्चन के लेवल देखिए। जो ट्रेडिशनल आपकी जीके थी, जीएस थी, तो वो 50 में से मुश्किल से 10 से 15 ही क्वेश्चन दे रहे हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या वो थोड़ा लेवल अच्छा है। तो इसलिए क्या है, आप पुराने ढंग से अगर तैयारी करेंगे तो सफलता में थोड़ा दिक्कत होगी। तो आपको क्या तैयारी में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाना पड़ेगा और कई किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। तभी जाके आपको क्या अच्छे से सफलता मिल पाएगी। चाहे जो एग्ज़ाम हो, आपको अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। तो रोज़ाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि जो जीएसटी आपका कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे, आपको ये बताना है कि जीएसटी जो कर है कितने प्रकार की होती है, तो उसको आप क्या परसेंटेज में भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।